हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट एट कॉम क्लासेस। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में हैं और आप सोशल साइंस पढ़ते हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन आप अगर पढ़ाई करते हैं या ह्यूमैनिटीज़ का अध्ययन करते हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूछो क्यों? क्योंकि मैं आज लेकर आया हूँ एक कॉन्सेप्ट, वो है संसाधन का। भाई, रिसोर्सेज के बारे में सबने रट रखा है कि जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे वही संसाधन है। लेकिन ये संसाधन की अपूर्ण परिभाषा है, इसकी पूरी परिभाषा ये नहीं है। इसके साथ कुछ और कॉन्सेप्ट जुड़ते हैं, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो आपने बचपन में पढ़ा है कि भाई मानव की आवश्यकता की पूर्ति करे, तो ये मैं लिख देता हूँ, मानव की आवश्यकता की पूर्ति करे। ये एक शर्त हो गया संसाधन के लिए, लेकिन इसके साथ और तीन शर्त और होना चाहिए, और वो है भाई उसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अभी ये भारी भरकम शब्द आपको नहीं समझ आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे भी नहीं समझ आता था। तो प्रौद्योगिकी उपलब्ध होना चाहिए, आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। तीसरा शर्त, आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। आप यहाँ पर संभाव्य को व्यवहार्य भी कह सकते हैं, व्यवहार्य। उसके बाद सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। अब अगर हम परिभाषा बैठाएं, परिभाषा बनाएं इन की पॉइंट के माध्यम से, तो परिभाषा हमारा हो जाएगा, वे वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है, साथ ही उसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, वह आर्थिक रूप से संभाव्य, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाता है। अच्छा, आपने ये तो समझ लिया कि मानव की आवश्यकता को पूर्ति करें, तो आप देखते हैं वाटर है, वाटर का आप उपयोग करते हैं, आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो रहा है, आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो रहा है। लेकिन ये तीनों चीजें क्या हैं? तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूँ जिससे ये तीनों चीजें, ये चारों चीजें शामिल हो जाएंगी। वो उदाहरण है पेट्रोलियम का, उदाहरण है पेट्रोलियम का। अच्छा, पेट्रोलियम का सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। कैसे? तो पेट्रोलियम से क्या होता है, डीजल बनता है, प्लास्टिक बनता है, और डीजल और प्लास्टिक का हम उपयोग करते हैं कि नहीं? उपयोग करते हैं। तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रहा है, बिल्कुल, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रहा है। उसके बाद प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अच्छा, आप बताइए, क्या पेट्रोलियम के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है? बिल्कुल है, क्यों नहीं उपलब्ध है? पेट्रोलियम के लिए हमारे पास वाहन है, वाहन आप चलाते हैं, वाहन में आप पेट्रोल डालते हैं तभी वो चलता है, तो पेट्रोल जनित वाहन है, तो उसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। अच्छा, उपयोग के लिए तो है ही, साथ ही साथ अगर हम पेट्रोलियम को जमीन के नीचे से निकालते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम ऐसे कहीं बह नहीं रहा है, उसे हम जमीन के नीचे थोड़ा ड्रिलिंग करके निकालते हैं, तो ये पूरी तरह पेट्रोलियम होता है, ना कि डीजल होता है। पेट्रोलियम को हम निकालते हैं, उसका रिफाइनरी करते हैं, और रिफाइनरी करने की हमारे पास क्या है, तकनीकी है। तो रिफाइनरी की हमारे पास तकनीकी है। तो अगर हमारे पास तकनीकी है तो हमारा दूसरा शर्त पूरा हुआ कि नहीं? बिल्कुल पूरा हुआ। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी उपलब्ध है कि नहीं? क्योंकि हमारे पास रिफाइनरी की तकनीकी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दूसरा पॉइंट भी समझ आया होगा। अच्छा, तीसरा बात करते हैं, आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। आर्थिक रूप से संभाव्य और व्यवहारिक का क्या मतलब है? भाई, आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब है कि हमें कुछ लाभ मिले उससे। आप उदाहरण से समझिए, मान के चलिए कि यहाँ पर पेट्रोलियम है, ठीक है, ये जमीन है, जमीन के नीचे यहाँ पेट्रोलियम है, यहाँ पर पेट्रोलियम है, मैंने मशीन बुलाया, तकनीकी के माध्यम से ड्रिलिंग किया और यहाँ से पेट्रोलियम प्राप्त किया। अच्छा, मैंने मशीन बुलाया, उसके बाद कुछ लोगों को कुछ लोग श्रम करेंगे, यहाँ पर अपना श्रम लगाए, उसके बाद इन सब का जो खर्च बैठा, इन सब का जो खर्च बैठा वो 1000 रुपये हुआ, 1000 रुपये हुआ, और जो हमें प्राप्त हुआ पेट्रोलियम, उसका मूल्य केवल 500 ही रहा। तो यहाँ पर हमें घाटा लगा, मैंने 1000 रुपये लगाया लेकिन मुझे 500 का ही संसाधन प्राप्त हुआ।
तो भाई ये आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं है, आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। तो इससे अच्छा है मैं अपना 1000 रुपये जेब में रखूं और मस्त रहूं, ना झूठ ही श्रम करना पड़ेगा, ना फालतू के तकनीकी बुलाना पड़ेगा, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं है। तो तीसरा शर्त ये होना चाहिए कि भैया आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए। आर्थिक रूप से पेट्रोलियम क्या है? व्यवहार्य है। यहाँ पर ये तीसरा शर्त भी पूरा हो गया। अच्छा, अब है सांस्कृतिक रूप से मान्य। तो सांस्कृतिक रूप से मान्य मतलब समाज द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए कि भाई आप पेट्रोलियम से संबंधित जो भी उत्पाद हैं, जो भी है, उसका उपयोग समाज में सामान्यतः स्वीकार्य है। जैसे वाहन, पेट्रोलियम से क्या चलते हैं? वाहन चलती हैं, मशीनें चलती हैं उद्योगों में। तो समाज क्या करता है? इसकी स्वीकृति देता है, इसकी हमें इसके उपयोग की स्वीकृति देता है। तो सांस्कृतिक रूप से क्या है? ये मान्य है। तो हमारा जो चौथा शर्त है कि भाई सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पूरा होता है। तो यहाँ पर देखिए संसाधन की पूरी परिभाषा किस तरह मैंने डिफाइन किया, किस तरह आपको बताया उदाहरण के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। एक और कॉन्सेप्ट है, ये कहा जाता है कि संसाधन जन्म से संसाधन नहीं होते, उनका सृजन करना पड़ता है। और यहाँ पर आपने पूरा प्रोसेस में देखा कि भाई पेट्रोलियम सबसे पहले जमीन के अंदर से निकाला जाता है, उसके बाद रिफाइनरी तकनीकी से उसका रिफाइन किया जाता है, फिर अलग अलग लेयर में हमें वो कहीं डीजल मिलता है, कहीं वो मिलता है, उसको क्या बोलते हैं जो वाहनों में डालते हैं, मोबिल, मोबिल बोलते हैं शायद। तो वो हमें प्राप्त होता है, उसका भी उपयोग होता है। तो पेट्रोलियम मतलब सिर्फ डीजल नहीं है, आप ऐसे भी समझिए। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य अपने आप संसाधनों का सृजन नहीं कर सकता। वो क्या कॉन्सेप्ट है आप यहां समझिए। मनुष्य अपने आप संसाधनों का सृजन नहीं कर सकता। अच्छा, तो भाई कैसे कर सकता है? देखिए, मनुष्य प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के केंद्र में है। मनुष्य प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के केंद्र में है, इसके बीच में है मनुष्य। यहाँ पर है प्रकृति, यहाँ पर है प्रौद्योगिकी और यहाँ पर है संस्थाएं। इसके केंद्र में है कौन? मनुष्य है। इन तीनों के अंतः संबंध से, इन तीनों के अंतः संबंध से ही संसाधनों का सृजन हो पाता है, अन्यथा संसाधन जन्म से संसाधन नहीं होते हैं। आप ऐसे समझिए कि प्रकृति हमें क्या देती है? प्रकृति हमें कोयला देती है। मान के चलिए जमीन के नीचे कोयला पड़ा है, तो प्रकृति ने हमें वो प्रदान किया। उसके बाद हम प्रौद्योगिकी के द्वारा कोयला का खनन करते हैं, कोयले का खनन करते हैं। अच्छा, खनन कौन करता है? तो कुछ संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं सरकार है। सरकार कुछ लोगों को लाइसेंस प्रदान करती है, सरकार कुछ ही लोगों को लाइसेंस प्रदान करती है जो खनन कर सकता है, अन्यथा सभी को सरकार ये लाइसेंस प्रदान नहीं करता, सभी को सरकार लाइसेंस प्रदान नहीं करता। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि मनुष्य प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के केंद्रीय है, केंद्र में है। इन तीनों के अंतः संबंध से ही संसाधनों का सृजन या विकास हो पाता है। तो ये था हमारा संसाधन से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट। इसके आगे और भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इस छोटे से कॉन्सेप्ट को ही बताना, नहीं तो फिर मैं आपको बताता प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और एक टॉपिक और हो जाता क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो वहां पर हम विभिन्न बेस पर, विभिन्न आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण कर दे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।